दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल को सूक्ष्म पाषाण युग कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, मध्य पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग या नव पाषाण युग। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए, मध्य पाषाण युग। दोस्तों मध्य पाषाण युग का सूक्ष्म पाषाण युग और परवर्ती प्रस्तर युग भी कहा जाता है और इस काल के औजार काफ़ी छोटे, लगभग 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते थे। इसके उदाहरण में बेधनी, खुरचनी और तक्षणी आदि हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य पाषाण युग को सूक्ष्म पाषाण युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये नई दिल्ली में स्थित है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में और वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। तो ये सही सुमेलन इस तरह से हो जाएगा 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, सूची ए में रोग और किस तत्व की कमी से वो रोग होता है। मटर में मार्श रोग मैग्नीज की कमी से, सही सुमेलित है। धान में खैरा रोग जिंक या जस्ता की कमी से, ये भी सही सुमेलित है। आम में लिटिल लीफ बोरान की कमी से, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और मक्का में वाइट बड जस्ता की कमी से। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आम का लिटिल लीफ बोरान की कमी से ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आम और बैगन में जो लिटिल लीफ होता है ये जिंक यानी जस्ता की कमी से होता है, न कि बोरान की कमी से। दोस्तों तांबे की कमी से या कॉपर की कमी से नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है और इसके अलावा मटर में मार्क्स रोग मैग्नीज और धान में खैरा रोग जिंक, मक्का में वाइट बड जिंक या जस्ते की कमी से होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, IMF। दोस्तों आप जान लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है। आप देख सकते हैं, संविधान की तीसरी अनुसूची किसके शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है? राष्ट्रपति के, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के या फिर राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं, केवल 3 यानी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के। आप देख सकते हैं दोस्तों, संविधान की तीसरी अनुसूची किसके लिए शपथ का प्रारूप दर्शाती है? इसमें संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप तीसरी अनुसूची में वर्णित है। तो यहाँ पर केवल 3 आपका सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, मनोहर लाल या फिर सी रंगराजन। तो आप जान लीजिए, मनोहर लाल ये वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। महावीर त्यागी 5वें, ब्रह्मानंद रेड्डी 6वें और सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक कुल 15 वित्त आयोगों का गठन हुआ है।
जिसमें प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण है, हिंद यवन शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों डेमेट्रियस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक एंटियालकिड्स था। दूसरा कथन है कि हेलियोडोरस एंटियालकिड्स का राजदूत था। और तीसरा है कालिदास ने यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया है। तो इसमें कौन सा कथन जो है कूट के आधार पर बताने हैं कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन जो कहा गया है कि डेमेट्रियस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक एंटियालकिड्स था, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि डेमेट्रियस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मिनांडर था। तो ये पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। और दोस्तों एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने ही बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी, तो सही है। और कालिदास ने यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया है, तो ये भी सही है। देखिए इस प्रश्न में 2 और 3 आपके सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जावा। जावा, सुमात्रा, सेलेबीज और बोर्नियो में से जावा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप है। बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और जावा में सर्वाधिक जनघनत्व है, भले ही ये सबसे छोटा द्वीप हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में कौन सी झील तंजानिया और युगांडा की सीमा बनाती है। ऑप्शन देखिए, विक्टोरिया, जैम्बेजी, चाड और मलावी। तो सही उत्तर है विक्टोरिया झील। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और ये सुपीरियर झील के बाद ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये तंजानिया और युगांडा की सीमा बनाती है। इन दोनों के अतिरिक्त केन्या की भी सीमा विक्टोरिया झील से मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूंगा रेशम का बृहत्तम उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है। तो उत्तर है असम। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। असम जो है ये मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। झारखंड टसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जबकि कर्नाटक में देश का सर्वाधिक कच्चा रेशम उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, योजना और उनके आरंभ को सुमेलित करना है। देखिए, सहज बिजली हर घर योजना 2017 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना कब, 2015 में शुरू की गई थी। तो 3-1-4-2, देखिए 3-1-4-2 ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए दोस्तों, सहज बिजली हर घर योजना जो है 2017 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में, जल जीवन मिशन 2019 और प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कांग्रेस अधिवेशन, सूची 2 में प्रमुख बातें दी गई हैं। तो देखिए, वाराणसी अधिवेशन 1905, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी वाराणसी अधिवेशन 1905 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। और देखिए दोस्तों, कानपुर अधिवेशन 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई। और काकीनाडा अधिवेशन 1923 में अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इस प्रश्न का जो सुमेलन है 2-1-4-3 हो जाएगा। देखिए 2-1-4-3 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में क्या निर्णय दिया था। यहाँ पर आपको बताना है, 3 कथन दिए गए हैं, तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में आरक्षण हेतु किसी समूह के लिए मानदंड सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए।
बिल्कुल सही है। प्रशासन में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्ध्वाधर कोटा की 50% सीमा निर्धारित की गई है, सही है। और किसी भी परिस्थिति में 50% कोटा सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर कूट के आधार पर 1 और 2 आपके सही हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में न्यायालय ने कहा कि आरक्षण के लिए 50% की सीमा असाधारण परिस्थितियों के सिवाय साधारण परिस्थितियों में लागू रहेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र या एनसीआर दिल्ली के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। और मंत्री उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संबंध में ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में शामिल है। इसमें देखिए, शस्त्र रखने का अधिकार, अभिरक्षा में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार और शयन का अधिकार। तो शस्त्र रखने का अधिकार अनुच्छेद 21 में नहीं है, जबकि अभिरक्षा में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार और शयन का अधिकार यानी 2 और 3 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रू या रियांग जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। तो उत्तर क्या है, उत्तर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रू जिसे रियांग जनजाति के नाम से जाना जाता है, असम, मिजोरम और त्रिपुरा में पाई जाती है। और ब्रू या रियांग जनजाति को भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से सुभेद या वल्नरेबल जनजाति समूह का दर्जा प्रदान किया गया है, क्योंकि इनमें झूम कृषि जैसी परंपरागत कृषि आज भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का कूपरवाद निर्णय 1970 किससे संबंधित है। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति से संबंधित है कूपरवाद। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का कूपरवाद निर्णय राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि इस संदर्भ में राष्ट्रपति की संतुष्टि पर दुर्भावपूर्ण होने के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, कूपरवाद निर्णय राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, आगरा घराने की जनक कहे जाने वाले सुजान खान किसके दरबारी गायक थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अकबर के। और आप जान लीजिए दोस्तों, आगरा घराने के जनक माने जाने वाले सुजान खान अकबर के प्रमुख दरबारी संगीतज्ञों में शामिल थे। उनका मूल नाम सुजान दास था, जो बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद हाजी सुजान खान कहलाए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान में क्या शामिल नहीं है। पहला है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा और केंद्र सरकार के कार्यों की गोपनीयता बनाए रखूंगा। तो इसमें क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। तो इसमें केंद्र सरकार के कार्यों की गोपनीयता बनाए रखूंगा, ये राष्ट्रपति के पद ग्रहण की शपथ में शामिल नहीं है। अन्य जो 3 हैं, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन, संविधान और विधि का परिरक्षण और भारत की जनता और सेवा के कल्याण में निरत रहूंगा, ये प्रतिज्ञान के प्रारूप में शामिल है, लेकिन ऑप्शन डी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मध्य पाषाण युगीन स्थलों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागोर, आदमगढ़, लंगनाज और दमदमा। तो कहाँ से मिले हैं आप बताइए। तो सही उत्तर है बागोर और आदमगढ़, यानी 1 और 2। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बागोर और आदमगढ़ से पशु के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है। मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग और सिस्टीसोमियोसिस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिस्टोसोमियोसिस। दोस्तों ये प्रोटोजोआ के द्वारा
नहीं होता है और ये पर्णकृमि के कारण होता है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम, कालाजार, लीशमैनिया और निद्रा रोग, ये दोस्तों आप जान लीजिए कि ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न है, असत्य फल का उदाहरण क्या है? सेब, केला, स्ट्रॉबेरी और अमरूद। तो उत्तर है सेब। दोस्तों आप जान लीजिए कि सेब जो है ये असत्य फल का उदाहरण है या आभासी फल, और ऐसे फल जिनके निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन प्रतिभाग करते हैं असत्य फल कहलाते हैं। और दोस्तों आप जान लीजिए सेब और कटहल असत्य फलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में लिया था। तो ये आपका सही नहीं है, पहला कथन। दूसरा है कि इसी के समय विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और इसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। तो 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। पहला सही इसलिए नहीं है क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में लिया गया था, न कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चरी, करी और घरी नामक कर लगाने वाला शासक कौन था? तो बताइए। ये था अलाउद्दीन खिलजी। और आप जान लीजिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चरी यानी पशु चराई कर, करी और घरी यानी गृह कर नामक नवीन कर लगाए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में निर्धारित शोर का मानक कितना है? तो उत्तर है 55 डेसिबल। आप जान लीजिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ध्वनि प्रदूषण के लिए जो मानक तय किए गए हैं उसमें आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन के लिए निर्धारित शोर सीमा 55 डेसिबल है और रात के लिए 45 डेसिबल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, जल प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1974 के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दूसरा है कि 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1974 के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना का प्रावधान किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर आप देख सकते हैं मल जल। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि जल में प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण की प्रक्रिया पाई जाती है, लेकिन जब प्रदूषकों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। मल जल का जो बहिस्राव है वो जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है और इससे जल में जो घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा घट जाती है और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने से शैवालों की तीव्र गति से विकास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक है? देखिए, चारागाह, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ग्लेशियर और महासागर। तो सही उत्तर है महासागर, ऑप्शन डी। महासागर सबसे बड़ा कार्बन सिंक है जो वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को भौतिक और जैविक रूप से संग्रहित करता है। दोस्तों मिट्टी, चारागाह और जंगल भी कार्बन सिंक होते हैं, जबकि औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है कि G7 के सदस्य देश कौन हैं? तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन में से आपको बताना है। तो रूस को छोड़कर इस समय 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 ये ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ओपेक के सदस्य देशों द्वारा 2/3 वैश्विक तेल का उत्पादन किया जाता है।
ओपेक प्लस कच्चे तेल के उत्पादकों का एक गठबंधन है जो तेल बाजारों में आपूर्ति में सुधार का कार्य करता है। और तीसरा है, ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का पर्याप्त निर्यातक देश है और संगठन के आदर्शों को साझा करता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला कथन जो कहा गया है कि ओपेक के सदस्य देशों द्वारा 2/3 वैश्विक तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों, ओपेक एक 13 सदस्यीय संगठन है जिसके सदस्य देशों द्वारा विश्व के लगभग 40% तेल का उत्पादन किया जाता है। तो कथन 1 आपका गलत है, जबकि कथन 2 और कथन 3 सही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।